हे गाइस, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर विलयन का 5वां लेक्चर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि नॉर्मलता क्या होता है। हालांकि हम आपको नॉर्मलता के बारे में विलयन की सांद्रता वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में आपको बता चुके हैं। हालांकि आज मैं जो नॉर्मलता पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, साथ में उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। गाइस देखिए, ये नॉर्मलता पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में थोड़ा कम पूछे जाते हैं एज कंपेरिजन आपके जो मोललता और मोलरता और मोल प्रभाव की अपेक्षाकृत, यानी थोड़ा सा ये कम इंपॉर्टेंट है। फिर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए आप सभी लोगों को इसे पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अल्फा इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टेलीग्राम चैनल में लिंक के जरिए नहीं जा पाते, क्योंकि अधिक स्टूडेंट अगर लिंक को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, लिंक डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च करके वहाँ पे पीछे क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में इस क्लास का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और एक ग्रुप है जहाँ पर हम वीडियोज लेक्चर भी अपलोड करते हैं टेलीग्राम पर, वह भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैं अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर यानी अल्फा इंस्टीट्यूट के ऐप पर आप सभी के लिए बेंजीन बैच लेकर चल रहा हूँ, जो कि 100% आप सभी के लिए फ्री में है। और इस बेंजीन बैच में मैं आपको पूरी चीज़ें जैसे असाइनमेंट टेस्ट, पीडीएफ नोट्स पूरे लेक्चर्स का, और साथ में डीपीपी और प्रैक्टिस पेपर, ये सभी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूं एग्जाम से पहले। आप सभी लोग अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है? ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, उसमें बताया हूँ आपको डिटेल्स में कैसे कैसे करके ज्वाइन होना है। आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जैसे जैसे वहाँ पे मैं बताऊँ वैसे वैसे करेंगे तो आप इजीली ज्वाइन हो जाएंगे वहाँ पर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ज्वाइन होने में वीडियो देखने के बाद, तो आप इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर देना, सर मुझे बेंजीन बैच में ज्वाइन होना है, वहाँ पर आपको टेक्निकल हेल्प दे दी जाएंगी। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा नॉर्मलता। और सभी लोग जो डेली क्लास में प्रेजेंट होते हैं, जो डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, वे सभी लोग प्रेजेंट सर लिखना लेक्चर के इस कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलता होता क्या है, किसे कहते हैं नॉर्मलता। देखिए नॉर्मलता क्या होता है, किसी भी विलयन के 1 ग्राम तुल्यांक, कोई भी विलयन है उसके लीटर में जितना भी ग्राम तुल्यांक का विलेय पदार्थ अगर घुला हो उसे क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। यानी किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। किसी भी विलयन, कोई भी विलयन है उसके 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। डिफिनेशन को लिखेंगे, किसी भी विलयन के, किसी भी विलयन में घुले, किसी भी विलयन के 1 लीटर में, 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। बात समझिएगा सभी लोग, किसी भी विलयन के 1 लीटर में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। आप सभी लोग एक बार डिफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, किसी भी विलयन के 1 लीटर में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। तो आप लोग यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले नॉर्मलता को जो होता है, नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से, यानी कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विलयन की नॉर्मलता क्या होती है, विलयन की नॉर्मलता क्या होती है, विलयन की नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसका जो फार्मूला क्या होता है ये जान लीजिए। विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ऊपर क्या होगा, विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक
अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है। बहुत ही आसानी से आप लोग न्यूमेरिकल कर ले जाओगे। जैसे मोलरता और मोललता का आप लोगों ने न्यूमेरिकल किया था, उसी तरह से इसका भी कर ले जाओगे। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप चुटकियों में कर ले जाओगे क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो। ठीक है, बात समझना है। यहाँ पर विलयन की नॉर्मलता क्या होती है? विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ऊपर होगी, नीचे क्या होगी आपका, नीचे क्या होगी विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। देखिए विलयन के आयतन जो कि लीटर में लिया जाता है, इसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं? कैपिटल V से। देखिए ऊपर क्या है, विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ऊपर क्या है, विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और किसी भी विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कैसे लिखते हैं, लिखिएगा सभी लोग, विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक। विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं? देखिए ऊपर क्या करते हैं, विलय पदार्थ का भार लिखते हैं, नीचे क्या करते हैं, विलय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान लिखते हैं। ऊपर क्या होगा, विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान करेंगे। विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान ऊपर होगा, नीचे क्या होगा, नीचे होगा विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार। नीचे क्या होगा, विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार। देखिए विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, आपने सही समझा, विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, जिसे वहां पे निकाल रहे थे आप सभी लोग। विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल w से, मैं आपको बताया था। और इसको जो है विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है। तो फाइनली अगर आपको फार्मूला लिखना हो विलयन की मोललता का, विलयन की नॉर्मलता, जिसका आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज करना है, कैपिटल N इज इक्वल टू होगा स्मॉल w अपान E, नीचे कैपिटल V, वो भी लीटर में। ये लीटर में होगा, ये ग्राम में होगा। यूनिट का ध्यान देना, ये लीटर में होगा, ये ग्राम में होगा। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो किसी भी क्वेश्चन से इन सभी टर्म्स को निकालना है और क्वेश्चन में यहाँ पे ला के रख देना है। बाकी बचा हुआ काम ये फार्मूला करेगा। बात समझना, कोई भी क्वेश्चन दे दे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इन तीनों टर्म्स को निकालना है। विलय पदार्थ, कोई भी विलयन में जो पदार्थ घोला जाता है उसकी मात्रा आप ग्राम में निकालेंगे, नीचे पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालेंगे। अभी मैं बताऊंगा तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। और सबसे नीचे क्या लिखेंगे, पूरे विलयन का आयतन लीटर में। आपका आसानी से नॉर्मलता निकल के आ जाएगी। कैसे करना है ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पर आप सभी लोग कैसे करना है, सभी लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझना है। देखिए अब हेडिंग करिएगा सभी लोग, विलयन की तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं। हेडिंग करिएगा, विलयन का विभिन्न पदार्थों का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं। हेडिंग करिएगा, विभिन्न पदार्थों का तुल्यांकी भार, विभिन्न पदार्थों का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं विभिन्न पदार्थों का तुल्यांकी भार। जैसे मान लीजिए आप सभी के सामने कोई अम्ल दे दिया, मान लीजिए आप सभी के सामने अम्लों का तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। अगर आपके सामने कोई भी अम्ल दे दिया, जैसे मान लीजिए यह आपके सामने ये अम्ल है, HCl अम्ल है, तो क्या करेंगे, HCl का जो है हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, H का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और इस HCl का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5, इसका योग करेंगे, जो आएगा उसमें HCl की क्षारकता से भाग दे देंगे। सर ये क्षारकता क्या होता है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। क्षारकता क्या होता है, ये जो H की संख्या है, एक संख्या है तो एक से भाग दे देंगे। मान लीजिए आपको H2SO4 इसका आपको तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार निकालने के लिए बात कही जाए, इसका आपको E निकालने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करोगे, इस H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान निकालोगे। कैसे निकालोगे, H2 मतलब 2H हो जाएगा, 2 × 1। इसी तरह से S और O को निकालोगे तो इसका फाइनली आता है 98। मैं आपको कल के लेक्चर में बताया था। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है 98 में, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 से भाग दे देंगे, तो यह आपका कैपिटल E का वैल्यू आ जाएगा। मतलब कोई भी अम्ल हो, अम्ल का आणविक द्रव्यमान करेंगे और नीचे भाग दे देंगे अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या से। लेकिन यह आप अपने मन में कहना,
और इसे ऑफिशियली रूप से यह कहते हैं, ऊपर क्या होगा, अम्ल की आणविक द्रव्यमान, अम्लों का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, अम्ल का मोलर द्रव्यमान, ये ऊपर होगा। नीचे क्या होगा, देखिए ऊपर क्या होगा, अम्ल का मोलर द्रव्यमान होगा। नीचे क्या होगा, ऊपर होगा अम्ल का मोलर द्रव्यमान और नीचे क्या होगा, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। नीचे क्या होगा, अम्ल की क्षारकता। ऊपर अम्ल का मोलर द्रव्यमान, नीचे अम्ल की क्षारकता। बात समझ में आई सभी को? ऊपर अम्ल का मोलर द्रव्यमान, नीचे अम्ल की क्या होगी, क्षारकता होगी। किसी भी तुल्यांकी भार को निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर अम्ल का मोलर द्रव्यमान रखेंगे, नीचे अम्ल की क्षारकता रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। तो गाइस इस तरह से किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ध्यान देना सभी लोग, क्या किया जाता है, अम्ल की, अगर अम्ल की बात किया जाए तो अम्ल का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे, यानी जो इस तरह से अम्ल बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए HCl में ध्यान देना सभी लोग, HCl का मोलर द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे, नीचे भाग दे देंगे इसके क्षारकता से। क्षारकता क्या है, क्षारकता इसमें H है, H की मात्रा क्षारकता कही जाती है। अगर हम मान लीजिए H2SO4 की बात करें तो H2SO4, ये H2SO4 की बात कर रहे हैं हम, इस H2SO4 का जो मोलर द्रव्यमान है 98 है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान का मतलब इसमें H का जो परमाणु भार है, H का परमाणु भार, O का परमाणु भार योग कर देंगे, जो मोलर द्रव्यमान आता है उसे H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, मतलब वही मोलर द्रव्यमान होता है। और इसमें भाग कैसे देंगे, H2 के जो क्षारकता होती है उससे भाग देंगे। क्षारकता क्या होती है, H2 की संख्या। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, H3PO4 इसकी क्षारकता क्या होगी, इसकी क्षारकता क्या होगी। अगर आप इसका क्षारकता अगर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको क्षारकता निकालने आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट चलते हैं क्षार का, क्योंकि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा अम्ल, क्षार या लवण मिलेगा विलयन के चैप्टर में। ठीक है, क्षारों का तुल्यांकी भार, हेडिंग करिएगा, क्षारों का तुल्यांकी भार। क्षारों का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए कोई भी क्षार है, उस क्षार का मोलर द्रव्यमान लेते हैं, नीचे उसके क्षारकता से भाग दे देते हैं, सॉरी उसके अम्लता से भाग दे देते हैं। क्षार का मोलर द्रव्यमान लेते हैं, कोई भी क्षार है मान लीजिए, क्षार का मोलर द्रव्यमान लेंगे, मोलर द्रव्यमान, और नीचे क्या करेंगे, क्षार के अम्लता, आपने सही सोचा, क्षार की अम्लता से भाग दे देंगे। ठीक है, आपने सही सोचा कि क्षार का मोलर द्रव्यमान और नीचे क्षार की अम्लता से भाग देंगे। क्षार का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, जैसे कोई भी क्षार है आपके पास, NaOH को ले लेते हैं, NaOH, तो हम लोग क्या करेंगे, NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जैसे सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका योग करेंगे, ये 40 हो जाएगा, ये NaOH का मोलर द्रव्यमान होगा। ये NaOH का मोलर द्रव्यमान ऊपर रखेंगे और नीचे क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता क्या होगी, यहाँ पर इसमें OH परमाणुओं की संख्या, यहाँ पर अगर 2 OH होंगे तो 2 यहाँ से 2 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 OH है तो हम लोग क्या करेंगे 40/1, इस तरह से इसका E का वैल्यू निकल जाएगा, किसका, क्षारों का। बात समझ में आई। अम्ल का कैसे निकालते हैं, अम्ल का मोलर द्रव्यमान लिखते हैं, नीचे अम्ल की क्षारकता से भाग दे देते हैं। क्षार का मोलर द्रव्यमान लिखते हैं और नीचे क्षार की क्षारकता यानी अम्लता से भाग देते हैं। उल्टा होगा, यहाँ पे क्षारकता होगा, यहाँ पे अम्लता होगा, और इससे देखते हैं कि इसमें कितने हैं। मान ला CaOH ट्वाइस है, CaOH ट्वाइस है, इसका अम्लता क्या होगा बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, इसका अम्लता क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आपने सही सोचा, सही लिख रहे हो आप सभी लोग, बात समझ में आ गई, अम्लता क्षारकता निकालने आ गई बात समझ में, तो बहुत ही बड़ी बात समझ में आई है आप लोगों को, समझ लीजिएगा। यहाँ पे सभी लोगों को कंफ्यूजन होता है, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, 2-4 महीने बाद देखना आपको भी कंफ्यूजन होगा। ठीक है, लेकिन हो जाना ही चाहिए क्योंकि आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अम्ल क्षारों की तुल्यांकी भार के बाद, क्षारों की तुल्यांकी भार के बाद हम लोग किस में चलते हैं, क्षारों की तुल्यांकी भार के बाद हम लोग चलते हैं आप सभी के लिए, मान लीजिए कोई लवण दे दिया, लवण का तुल्यांकी भार निकालना हो, लवण का तुल्यांकी भार निकालना हो,
अगर कोई लवण है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल मैं देख लेता हूं एक बार दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। लवण का तुल्यांकी भार आपको निकालना है तो क्या करेंगे, लवण का जो होता है मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। मान लीजिए कोई NaCl है, NaCl आपके NaCl का आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इस NaCl यानी लवण का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे, मोलर द्रव्यमान, लवण का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, नीचे क्या लिखेंगे, इस NaCl में, जैसे हम NaCl को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखना NaCl को कैसे लिखते हैं, Na+Cl-, यानी कि NaCl पर जो आवेश है, आवेश किसमें, NaCl पर, यानी आवेश लिखेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पर आवेश उपस्थित है उसको लिखते हैं, ठीक है, आवेश को लिखते हैं, या कुल धनायन या ऋणायन लिखते हैं, कुल धनायन की संख्या लिख दीजिए या कुल ऋणायन की संख्या लिख लीजिए। तो इस तरह से अम्ल, क्षार और लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना होता है। देखिए आपको यहाँ पर अम्ल, क्षार, लवण ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं मिलेगा नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए। मैं आपको 2 न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल समझ में आएंगे और आपको हमेशा उसी तरह से न्यूमेरिकल क्या नॉर्मलता निकालना है, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आपको कोई भी तत्व दे दिया, कोई तत्व दे दिया, उसका आपको पूछा तुल्यांकी भार यानी कैपिटल ई का वैल्यू पूछा है, कोई भी तत्व दे दिया उसका कैपिटल ई का वैल्यू पूछा आपसे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, उस तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है उसको लिखेंगे, नीचे उस तत्व की संयोजकता लिखते हैं। बात समझ में आई, उस तत्व का परमाणु भार, नीचे तत्व की संयोजकता। मैंने क्या पढ़ाया आपको, बताया आपको कि नॉर्मलता होता क्या है। नॉर्मलता किसे कहते हैं, किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को, सॉरी, किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं विलयन की। बहुत इजी डेफिनेशन है, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं और नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होता है, विलयन का तुल्यांकी, विलयन में विलेय पदार्थ का तुल्यांकी ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नीचे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पे देखिए विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने के लिए आपको विलेय पदार्थ की ग्राम में भार ज्ञात करेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि 40 ग्राम चीनी को पानी में घोलते हैं, तो 40 ग्राम जो चीनी है वही आपका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हो गया। नीचे क्या है, आपको विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार लिखते हैं। विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं बताया आपको, ज्ञात करने के लिए ये 3 फार्मूला मैंने आपको बताया। मान लीजिए कोई अम्ल दिया है आपको, उसका तुल्यांकी भार आपको ज्ञात करना है, यानी ई का वैल्यू ज्ञात करना है, तो अम्ल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं और नीचे अम्ल की क्षारकता से भाग दे देते हैं। मान लीजिए कोई क्षार आपको दिया है, उसका मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, तो क्षार की मोलर द्रव्यमान ऊपर लिखते हैं, नीचे क्षार की अम्लता से भाग दे देते हैं। मान लीजिए कोई लवण दिया है, लवण का आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो लवण का मोलर द्रव्यमान ऊपर लिखते हैं, नीचे लवण का आवेश से भाग दे देते हैं। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। गाइस चलिए हम आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराते हैं। न्यूमेरिकल्स कराने से पहले एक संबंध आपको लिखाते हैं, क्योंकि चलिए न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं तब लिखाएंगे, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल्स को हम लोग लिखते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने 2 न्यूमेरिकल्स मैं लिखा हूँ। देखिए नॉर्मलता से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो बहुत से बनते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं। मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहा था, उसमें मैंने देखा नॉर्मलता से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे। जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और पूछे गए थे, मैं उसको प्रैक्टिस सेशन में करा दूंगा, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस सेशन के लिए भी तो रहने दीजिए। सभी चीज़ें यहाँ पर ही करा देंगे तो आप अपना दिमाग कैसे लगाकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए प्रैक्टिस के लिए मैं बेहतरीन सोचा हूँ आप सभी के लिए, बेंजीन बैच में सभी लोग ज्वाइन हो जाना वहाँ पे, ठीक है। आइए देखिए, किसी भी विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, नॉर्मलता N = W/E कैपिटल V। W क्या है, विलयन में विलेय पदार्थ का ग्राम में भार। E क्या है आप सभी की, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। V क्या है, विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, ठीक है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक विलयन, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। फार्मूला क्या बता रहा हूँ, फार्मूला यह बता रहा हूँ कि नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। लिखिएगा सभी लोग, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। देखिए नॉर्मलता मोलरता में क्या संबंध होता है।
नॉर्मलता जो होता है, नॉर्मलता जो होता है यह मोलरता इंटू आपका, देखिए नॉर्मलता जो होता है, नॉर्मलता जो होता है यह मोलरता के अम्लता या क्षारकता, या देखिए मोलरता इंटू अम्लता या क्षारकता या फिर संयोजकता, कुछ भी हो सकता है। यानी कि कोई भी अम्ल है, अगर उसका नॉर्मलता आपको निकल गया तो मोलरता निकाल सकते हैं, अगर मोलरता निकल गया तो नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे दोनों पूछे किसी क्वेश्चन में तो केवल एक को निकालना है, या तो मोलरता को निकालना है या नॉर्मलता को निकालना है। अगर मोलरता निकल जाता है तो मोलरता में आपको गुणा कर देना, किसका, अम्लता का या क्षारकता का या फिर संयोजकता का। किसका गुणा करना है, अम्लता का या क्षारकता का या फिर संयोजकता का, या फिर संयोजकता का आपको गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अम्लता कैसे ज्ञात करते हैं, अगर कोई भी क्षार है उसका अम्लता कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, मैंने आपको बताया था अभी। अगर कोई भी अम्ल है उसका क्षारकता कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको बता दिया। कोई भी चीज़ है उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, इसको आप लोग लिख दीजिए संबंध को, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, मोलरता पूछा है तथा नॉर्मलता पूछा है। मोलरता तथा नॉर्मलता दोनों की दोनों चीजें पूछी गई। तो हम लोग नॉर्मलता ज्ञात करेंगे और इस फार्मूले से, जो मैं अभी लिखा था, इस फार्मूले की सहायता से हम लोग मोलरता ज्ञात कर लेंगे। आइए कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए एक विलयन है जिसके 40 ग्राम है, यानी 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला जाता है। यानी यहाँ पे 40 ग्राम क्या है, NaOH है। 40 ग्राम क्या है, NaOH है। 40 ग्राम क्या है, NaOH है। क्या घोला गया है, NaOH घोला गया है, यानी ये स्मॉल w का वैल्यू है 40, ठीक है। अब निकल गया भाई साहब 500, NaOH को 500 लीटर जल में घोला गया है। यहाँ पे विलयन क्या है, विलयन मतलब कैपिटल V क्या है, 500 मिलीलीटर। इस 500 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है तो 500/1000 करेंगे, ये लीटर हो जाएगा। 500/1000 ये लीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे फार्मूले में यहाँ पे लीटर में रखना है। बात आती है यह तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ज्ञात करते हैं यहाँ पर है क्या, ये देखिए क्षार है, क्या है, NaOH है। तो NaOH का तुल्यांकी भार कैपिटल E, इसको ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, NaOH का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे। क्या होता है NaOH का मोलर द्रव्यमान, देखिए Na का द्रव्यमान 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 होता है। अब आपको नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है NaOH की जो अम्लता है। अम्लता क्या है, यह OH की संख्या, यह OH की संख्या कितनी संख्या है, एक संख्या है। यानी इसका कैपिटल E का वैल्यू क्या हो गया, 40, ठीक है। कैपिटल E का वैल्यू 40 हो गया और W का वैल्यू यहाँ पर 40 है, V का वैल्यू 500 है, जिसको लीटर में चेंज करने पर 500/1000 लीटर हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आप सभी के सामने। अब केवल इसी फार्मूले में ये सभी वैल्यू को रखना है, अपने आप आंसर निकल के आ जाएंगे। आइए रखते हैं, देखिए कैपिटल N इज इक्वल टू क्या है, W का वैल्यू क्या है 40, E का वैल्यू क्या है 40 और V का वैल्यू लीटर में क्या है 500/1000, 500/1000। ये 40 से 40 कट जाएगा, ये 500 00 00 5 दूनी 10, मतलब कुल मिला के 2N इसकी नॉर्मलता निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, नॉर्मलता निकल जाएगी। मैंने आपको फार्मूला अभी क्या बताया था, बात करते हैं इसकी मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे। मैं आपको फार्मूला बताया, नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता इंटू क्या, अम्लता, मोलरता इंटू N कर दीजिए। N क्या है आपका, अम्लता भी हो सकता है, क्षारकता भी हो सकता है, संयोजकता भी हो सकता है, या फिर अगर कोई आपका वो है लवण है तो उसका धनायनों की संख्या भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर नॉर्मलता आपके सामने 2N है, मोलरता आपको ज्ञात करना है और देखिए यहाँ पर NaOH है। NaOH का अम्लता क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पे मोलरता क्या हो जाएगा
2m हो जाएगा। एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो आपको दोबारा नहीं निकालना होगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। टफ कुछ नहीं है, बस आपको समझने का खेल है। आप अगर नहीं पढ़े होंगे, कभी कोई नहीं बताया होगा तो क्वेश्चन टफ लगेगा, और क्वेश्चन बताया होगा कोई तो क्वेश्चन ईजी लगेगा। आइए मैं इसको कराते हैं, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, HCl के दशांश तुल्यांक भार के विलयन के 500 ml में विलय है। HCl जो है दशांश तुल्यांक भार के विलयन में 500 ml विलय है। तो HCl का क्या ज्ञात करना है आपको? नॉर्मलता ज्ञात करना है। HCl की नॉर्मलता क्या होगी यह आपको ज्ञात करना है। ऐसा करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को आप सभी के लिए होमवर्क देते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? होमवर्क देते हैं। हालांकि मैं PDF में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, आपके लिए होमवर्क है। आप सभी लोग एक बार अपने से ट्राई करेंगे। आपको हिंट दे देता हूँ, दशांश तुल्यांकी भार को हम लोग किससे लिखते हैं? 1/10 से लिखते हैं। ये 1/10 है दशांश तुल्यांकी भार। दशांश तुल्यांकी भार मतलब 1/10 है। अब इसको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को 4 से 5 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। और जो इस फार्मूले का यूज कर लेगा, यानी कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर W, E और कैपिटल V का वैल्यू आपको ज्ञात करना है और डायरेक्ट क्वेश्चन के में रखना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करना। अगर नहीं आता तो मुझसे टेलीग्राम पर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। PDF में मैं यह क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिया हूँ। नहीं समझ में आता तो वहाँ से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक है, अपने से दिमाग लगाओगे तो दिमाग बढ़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, मैं कभी कहता नहीं हूँ, आज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।